इतिहास रचना बच्चों का काम नहीं, लेकिन अनुभवों से सीख सीख कर बच्चे बड़े होते हैं और इतिहास रच डालते हैं। और ऐसा ही कुछ किया है हमारी मेहमान भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। मनु, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई डीडी न्यूज़ की ओर से कि आपने पेरिस ओलंपिक में देश का परचम लहराया और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आज़ाद भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी रही। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मनु, ये अपनी तरफ होता है कि सक्सेस मिलती है, उसके बाद जिस तरह से शोहरत मिलती है, जिस तरह से नाम होता है, सब कुछ अपनी तरफ एक तरफ होता है। लेकिन क्या वाकई जब आप पेरिस ओलंपिक जा रही थी तो क्या उस वक्त दिलो जहन में इस तरह का कहीं ख्यालात था कि जब जा रहे हैं तो इस कामयाबी के साथ वापस आएंगे, कि अब चारों तरफ जो चर्चा है वो सिर्फ एक ही एथलीट की है और वो है मनु भाकर? सर, मैंने तो सिर्फ ओलंपिक तक ही सोचा था, मैचेस तक ही सोचा था। उसके बाद का तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेडल आएगा तो क्या होगा या मेडल नहीं आएगा तो क्या होगा, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ वही था कि परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया देनी है। और जो टोक्यो से सीखा था, जो पिछले ओलंपिक से सीखा था, उसको बस कहीं ना कहीं सही करना है, वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है। और जो सीखा है ट्रेनिंग में, उसको जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। जिस तरह से एक लहर दौड़ी है खुशी की, लेकिन उससे पहले का मोमेंट क्योंकि आप ही अच्छे से समझा सकती हैं कि क्या कुछ दिलो दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इंडिया का खाता नहीं खुला हुआ था और उस वक्त पे क्या इस तरह का कोई प्रेशर दिलो दिमाग पे भी था? इस तरीके का प्रेशर तो नहीं था, बस खुद से कुछ उम्मीदें थी। और प्रेशर सिर्फ इसी चीज़ का था कि जो ट्रेनिंग इतनी जो करी है उसके बाद यहाँ तक, मतलब सफ़र बहुत मुश्किल रहा है और जितना कुछ सीखा है बस मुझे अपनी तरफ से पूरा अच्छे से करना है। और रिज़ल्ट के बारे में भी नहीं सोचा था मैंने, सच में बताऊँ तो बस यही सोचा था कि बस अपना जितना हो सके बढ़िया करना है, परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, जितना सीखा है वो पूरा का पूरा अच्छे से करना चाहिए। मनु, आपने 10 मीटर में पहले इंडिविजुअली जीता, उसके बाद जब मिश्रित टीम की बारी आई तो वहाँ पे भी आपने इतिहास रचा। तो 2 बैक टू बैक मेडल थे और उसके बाद 3rd पे जब आप 25 मीटर गई, हालांकि वहाँ पर सिर्फ महज कुछ पॉइंट से आपको रह गई, 1 पॉइंट से शायद रह गई थी उस वक्त पे आप। तो जो 1 पॉइंट रह गया है, ये किस तरह की एक आपको एक फीलिंग अंदर से दे गया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथिंग मूव भी है कि जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो एक एथलीट है वो ये दिखा रहा है कि हम लगातार जो हैं वो हर कैटेगरी में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, या कुछ इस तरह की कुछ एक फीलिंग रह गई थी? जी बिल्कुल। मेरे जैसे 3 इवेंट्स हैं, 10 मीटर, मिक्स डबल्स और 25 मीटर्स। सब में ही मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, पर वो गोल्ड जितनी नहीं हो पाई। और तीसरा और चौथा मुझे स्थान मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुझे आगे भी और पुश करेगा कि जो कमी थोड़ी बहुत रह गई है उसको कैसे हम समझ के उसको तराश सके। तो आई थिंक ये मैं इसको एक मोटिवेशन की तरह लेती हूँ कि आगे ये जितना किया है उससे थोड़ा सा और कुछ करना है, तभी मैं और ऊपर पहुँच पाऊँगी। अच्छा, इस सब के बीच में क्योंकि गैप्स भी थे और लगातार खबरें जो हैं वो, जब आपने 1st मेडल जीता उसके बाद आपने जब 2nd मेडल जीता तो ज़बरदस्त एक माहौल जो था वो पूरे देश में था। तो इस सब के बीच में क्या कुछ आप तक खबरें आ रही होंगी, तो क्या आप उस वक्त क्या एक फीलिंग चल रही थी आपके जहन में, उस चीज़ को थोड़ा सा बताइए। नहीं, उस समय तो मुझे कोई खबरें नहीं पता थी। उस समय तो सिर्फ यही था जो आज मैच हो गया, जैसे फाइनल आज हुआ है, पहला मेडल आया है। कल दोबारा एक और मैच है मिक्स डबल्स का, फिर उससे अगले दिन उसका फाइनल है, फिर उससे अगले दिन ट्रेनिंग है, फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग और फिर मैच है और फिर अगले दिन भी मैच है। तो शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि मैंने ना तो फ़ोन यूज़ किया, ना मैंने ज़्यादा किसी से दोस्तों में भी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। तो इतना तो नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, पर बस पूरा ध्यान वही था कि अगला इवेंट। घर में कोई बातचीत हुई हो इस दरमियान? घर में बातचीत हुई, पर हम शूटिंग के बारे में या फिर मेडल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वो भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि मुझे किस तरीके की बातें करना पसंद है। नॉर्मली जैसे जब मैं मैचेस में होती हूँ तो हम शूटिंग के अलावा कुछ और ऐसे ही बात करते हैं। मनु,
ज़ाहिर तौर पर एक एथलीट जो होता है उसका दिलो दिमाग अपने सिर्फ खेल पे फोकस होता है, लेकिन हम जब इस दरमियान आपके घर गए और वहाँ पे लोगों से जब बात की तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो थे वो निकल करके सामने आए और उनमें सब में यही था कि हमें भी अब शूटिंग में ही जो है वो अपना भविष्य बनाना है और शूटिंग में ही खुद को आगे बढ़ाना है। तो कैसे आप इस पूरे एक सिनारियो को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आया है शूटिंग को लेकर। जहाँ पहले ज़्यादातर लोग जैसे स्पेशली हरियाणा में कबड्डी कुश्ती को लेकर बहुत बॉक्सिंग हो गई बाकी और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे, मुझे लगता है वो चीज़ शूटिंग के प्रति भी थोड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है और बहुत सारे लोग शूटिंग को एज अ करियर भी अपनाना चाहते हैं। तो आई थिंक वो अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली शूटिंग के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ, मैं उम्मीद करूँगी कि आगे आने वाले समय में और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो, ना सिर्फ शूटिंग में बल्कि हमारे सारे खेलों में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल मनु, ज़ाहिर तौर पर खिलाड़ी अच्छा करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट जो है वो सामने देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही अगर इस ओलंपिक की बात करें, हमने मेडल भले ही 6 जीते, लेकिन आपको लगता है कि हम इस बार आगे बढ़े हैं, न केवल शूटिंग में बल्कि कुछ और भी गेम्स हैं जिनमें हमने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। अगर शूटिंग की बात करें तो अर्जुन बपूदा को हमने देखा, रमिता जिंदल को देखा, तो जो 4th पोजीशन पे आने का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आप मानते हैं कि अच्छा साइन है कि हम कहीं ना कहीं हर गेम में अपने आप को आगे भी ला रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छे दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से इस ओलंपिक्स में हमारे 7 या 8 लोग हैं जो 4थे नंबर पर रहे हैं, जिनमें से एक मेरा भी स्थान 4थे नंबर पे था। तो मैं मानती हूँ कि प्रोग्रेस बहुत कर रहा है और शूटिंग स्पेशली अगर आप देखो तो पिछले ओलंपिक से यहाँ तक इस ओलंपिक में बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रेस देखी है और बिल्कुल हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर आई थिंक हमें थोड़ा सा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तभी हम थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पर कुछ 15-20 मेडल्स जीत पाएंगे। आप जिस तरह से आप प्रोग्रेस की बात करेंगे इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने अब खिलाड़ियों को हर स्तर पे गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी जो है वो मिल रही है। हमने खुद देखा कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों को गर्मी ना लगे इसके लिए बाकायदा एसी का भी इंतज़ाम जो है वो भारत सरकार की ओर से किया गया। तो ऐसे में अब जो एफर्ट खिलाड़ी की तरफ से आना है उसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट करके आप समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से कहाँ पर हमें खुद को आगे लाना होगा खिलाड़ियों को, जो हम अपने जो नंबर्स ऑफ मेडल्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकें। मैं मेरी तरफ से जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे दूसरे देशों में, कई देशों में बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से चुन लिया जाता है किसी खेल के लिए, या फिर उनको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें सबसे बेहतरीन जो बच्चा उसमें परफॉर्म करता है उसके लिए उसको ले लिया जाता है। तो आई थिंक अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से, जैसे शूटिंग के लिए मान लो 10 से 15 साल के बच्चों को आप ले सकते हो, फिर उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको फिर उनके 10 साल के करियर के बाद वो इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी हो जाता है और इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी हो जाता है कि वो ईज़िली किसी भी स्टेज पे जाके अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे जिम्नास्टिक्स है उसमें शायद 5 साल के बच्चों को लेते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन अलग अलग स्पोर्ट्स में ये बहुत सारे देश करते हैं, जिनका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। अभी मोस्टली ये होता है कि हम बच्चे को कोई खेल पसंद आया, पेरेंट्स ने उसको उसमें सपोर्ट किया, वो आगे बढ़ा थोड़ा, उसके बाद सरकार ने उसको थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया, उसके बाद फिर वो वर्ल्ड लेवल पे खेलना शुरू किया। तो उसमें अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो बच्चा नहीं आगे आ पाता। तो उस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग आप एज के एकेडमीज़ भी होनी चाहिए कि आप बच्चों को चुन लो पहले ही कि भाई ये इन खेलों के लिए। तो एक नर्सरी के तरीके का कल्चर और सिस्टम शुरू हो जाएगा जो आगे आने वाले भविष्य के लिए, स्पोर्ट्स भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। उसी तरीके से जैसे जूनियर प्रोग्राम की भी बात हमने काफ़ी करी है, तो जूनियर प्रोग्राम भी उसी तरीके का था जिसमें बहुत सारे यंग बच्चों को ले लिया जाता था और उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। जी, जब हम बात करते हैं टॉप स्कीम की, जब हम बात करते हैं खेलो इंडिया की, तो इन स्कीम्स का किस तरह से बेनिफिट जो है वो ओलंपिक लेवल पे आकर के मिलता है? जी, जैसे मैं टॉप स्कीम का हिस्सा हूँ 2018 से ही, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और वहाँ से मुझे जितना वो लोग कर सकते हैं उतना तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट मिला है। और कभी कभी होता है कि
एक खिलाड़ी को अलग अलग समस्याएं होती हैं, जैसे कभी कभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक खिलाड़ी पर होती हैं कि अगर मान लो वो 24-25 साल का लड़का है तो उसको लगता है कि भाई मतलब फैमिली को भी थोड़ा सपोर्ट करें, या फिर एटलीस्ट फैमिली से हम फैमिली के ऊपर हम रिलाय ना करें, बोझ ना बने कि मतलब पैसे उधर भी हम फैमिली से भी लेने पड़ रहे हैं। तो एक लेवल के बाद जब आप टॉप स्कीम में आते हो उसके बाद आपको इन सब चीज़ों से आप फ्री हो जाते हो कि मुझे अगर विदेश में ट्रेनिंग करनी है, या फिर मुझे कुछ इक्विपमेंट चाहिए है, या फिर अगर रोज़मर्रा के खर्चे की बात है तो वो उन सब की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो एक रिलीफ की तरीके से हम देख सकते हैं उसको। और आई थिंक फॉरेन एक्सपोजर हो गया, कुछ कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं तो उन सब के लिए भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल मनु, ज़ाहिर तौर पर एक सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस सब से हट करके एक सवाल आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पेरिस ओलंपिक के दरमियान सब कुछ ऐसी यादें जो आप अपने साथ यहाँ पर शेयर करना चाहें, क्योंकि मेडल आने के बाद एक अलग ही माहौल था पूरे इंडियन कैंप में, कुछ उससे जुड़ी कोई ऐसी याद जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से मुझे 2-3 लोगों ने तो बोला था कि मतलब परफॉर्मेंस जैसे हमारी काफ़ी अच्छी रही थी, मेरी पर्सनली बहुत बढ़िया रही थी। तो उन्होंने बोला था कि हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मोटिवेटेड सा फील हो रहा है, हमें भी ऐसे लग रहा है कि हमें भी अच्छा करना है। तो उस तरीके का माहौल बहुत अच्छा लगता है जब मतलब अगर कोई बच्चा हमारी टीम से मेडल लाता है तो हमें भी लगता है कि हमें भी बढ़िया करना है, उसने अच्छा किया है, हम भी कर सकते हैं। तो एक उस तरीके की भावना होती है जो बहुत ही पॉजिटिव सा माहौल बना देती है पूरी टीम के लिए। और एक किस्सा जो मुझे याद है और मैं नहीं भूलूँगी वो है कि मेरी ट्रेनिंग के बाद जब हम वापस आया करते थे तब हमें हमारा लंच का टाइम ख़त्म हो जाया करता था। तो मैंने लगभग 1 हफ़्ता पूरा मैं बिना लंच किए ही मुझे रहना पड़ा। वर्कआउट मैं सीधा फिर जिम चली जाती थी, जिम के बाद फिर डिनर करके फिर मेडिटेशन और सोना। बिल्कुल मनु, अब ये आखिरी सवाल है कि हम मनु को ओलंपिक के बाद अब दोबारा कब शूटिंग रेंज में देख सकते हैं? अभी तो 3 महीने की जो छुट्टी है उसके बाद तो बिल्कुल देख सकते हो आप कभी भी। यानी कि ISSF वर्ल्ड कप इस बार शायद आप मिस करेंगे? कॉम्पिटिशन्स में कुछ टाइम के लिए नहीं खेलूँगी अभी। चलिए, बिल्कुल कंपटीशन भले ही आप ना खेलिए, लेकिन अपनी रिदम को जो है वो आप इसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि मेडल का रंग लॉस एंजलिस में कहीं ना कहीं अब बदलना चाहिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मनु भाकर, जिन्होंने अपने खट्टी मीठे अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पेरिस ओलंपिक के दरमियान उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां थीं और उन्होंने उन चुनौतियों का किस तरह से सामना किया। बहरहाल अभी फ़िलहाल वो लंबा ब्रेक लेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद उनका ये वादा है कि वो लॉस एंजलिस में कहीं ना कहीं मेडल के रंग को चेंज करके दिखाएंगी।